वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 10 के बारे में, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर बातों को समझते हैं यहाँ पर कि उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बूझो है वह क्या करता है, बस स्टॉप पर जाते हैं अपनी दादी से मिलने के लिए, दादा दादी से मिलने के लिए, और बहुत तेज़ी से भागते हुए जाता है। तो रास्ते में जाने के बाद जैसे ही वह पहुँचता है तो वह हाँफने लगता है। उसकी दादी बोलती है, तुम्हारी सांस इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है, तुम क्यों हाँफ रहे हो? तो उसने बताया कि हम दौड़ते हुए आए। तो अभी आप सोच रहे होंगे या बूझो ने भी जैसा कि सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब हम दौड़ते हैं या फिर तेज़ी से चलते हैं तो हमारी सांस जो है वो तेज़ी से क्यों चलने लगती है। तो सांस लेना क्या होता है? सांस लेना श्वसन का एक प्रक्रम या फिर एक चरण है। तो आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। हम श्वसन क्यों करते हैं दोस्तों? तो चैप्टर 2 में भी आपने देखा होगा कि जीव जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, यानी सेल्स बोलते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये क्या होती है? जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। यानी हर एक जीव के अंदर कोशिकाएं होती है और सभी कोशिकाएं जो हैं वो इस टाइप के कार्यों को करती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं या फिर सोते हैं या पढ़ते भी हैं, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आता है? तो जैसे कि आपके जो है मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हमेशा क्या कहते हैं, भोजन को ग्रहण करते रहना चाहिए, नियमित रूप से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन क्या होता है कि भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वह श्वसन के समय क्या होती है, निर्मुक्त हो जाती है। अतः सभी जीवों को भोजन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। दोस्तों, जो श्वसन होता है ना, इसी की वजह से जो भोजन हमने ग्रहण किया है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं और श्वसन के अंदर ही हमारा जो प्रक्रम होता है वो सांस लेना होता है। हम क्या करते हैं कि हम वायु में जो भी ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। फिर हम सांस को छोड़ते हुए वायु को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन ही केवल शरीर के विभिन्न भागों और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो कोशिकाओं से बाहर निकल जाती है। तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के खंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के खंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा कैसे मिलती है दोस्तों? कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन का जब खंडन होता है तो उसी से ऊर्जा हमें वहाँ से मुक्त करती हैं और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, भोजन का ऑक्सीजन का उपयोग करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं। जब ग्लूकोज का हम खंडन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के द्वारा ही उपयोग होता है, जो कि वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि जो हमने भोजन किया है उसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 उसका क्या होता है, खंडन होता है और ऑक्सीजन के रूप में वो बाहर जब निकलता है तो वहाँ पर कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो खंडन होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में क्या होता है, विखंडित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऊर्जा है यही हमें क्या देती है, भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज में हमने कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया, जो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और उसी से हमें ऊर्जा मिली। और ऊर्जा मिली कैसे? वो हमें ग्लूकोज को तोड़ करके मिली है और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऐसा हुआ है। जो हमारे ईस्ट वगैरह होते हैं, ईस्ट क्या होता है, वो एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। यहाँ पर वायु द्वारा श्वसन नहीं करते हैं बल्कि वायु की अनुपस्थिति में करते हैं और इस प्रक्रिया से क्या होता है, अल्कोहल बनता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रहा था।
लेकिन ईस्ट वगैरह क्या करते हैं दोस्तों, अल्कोहल बनाते हैं, और अल्कोहल ही होते हैं जिनका उपयोग हम शराब यानी कि वाइन या फिर बियर बनाने में करते हैं। तो आपको यह भी मालूम होगा कि ईस्ट जैसे बहुत सारे जीव जो हैं वो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, और ऐसे ही जीव जो हैं वो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इन जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हमारा ग्लूकोज टूटा है उसको हम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वह अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में विखंडित हुआ है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा में विभक्त हुआ है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और सभी जीव भी करते हैं। और एक चीज़ आपको पता होगी कि हमारी जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, वो भी क्या करती हैं, अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय के लिए ही करती हैं, हमेशा नहीं होता है। क्या होता है इसमें, जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। अब ये कमी होती कैसे है, जैसे आप बहुत देर तक व्यायाम कर रहे हैं, या फिर आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं, या फिर कई घंटों तक टहल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या फिर आपका जो भी भारी चीज़ उठाने में, जो भी कार्य करने में ऊर्जा लग रही है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, लेकिन ऊर्जा जो है उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो सीमित ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो अवायवीय श्वसन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें अतिरिक्त मांग को पूरा किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दौड़ते समय इस टाइप से हमें ज़रूरत पड़ती ज़्यादा ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ जो पेशियाँ होती हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखे होंगे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बना है लैक्टिक एसिड। दोस्तों क्या बना है, लैक्टिक एसिड। अभी आपने देखा कि जो ईस्ट थे उन्होंने ग्लूकोज को जब ब्रेक किया वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या क्या चीज़ें मिली थी, हमको मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमको मिला था क्या, C2H5OH यानी कि अल्कोहल मिला था, हमें C2H5OH मिला था। तो ये जो अल्कोहल और CO2 प्लस हमको एनर्जी मिली थी दोस्तों, एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें मिली थी हमें कब, जब ईस्ट वगैरह जब क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं अगर वो अवायवीय श्वसन करती हैं तब वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल, और फिर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब आप देखते होंगे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा व्यायाम वगैरह कर लिए तो आपके शरीर में ऐंठन सी होने लगती है, और ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक खंडन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और लैक्टिक एसिड का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। पेशियों में ऐंठन कहाँ से हुई, लैक्टिक एसिड के कारण हुई। और लैक्टिक एसिड बना कैसे, ग्लूकोज का जब अवायवीय श्वसन हुआ हमारे पेशियों में। तो गर्म पानी से आपने देखा होगा कि हम जैसे ही स्नान कर लेते हैं या फिर शरीर की मालिश वगैरह करवा लेते हैं तो हमारे शरीर से जो ऐंठन है वो आसानी से मतलब दूर हो जाती है, हमें ऐंठन से आराम मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्म जल जो होता है, गर्म जल से स्नान करने या फिर शरीर की मालिश करने से जो रक्त का संचरण है वो बढ़ जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप पेशियाँ कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में फिर से विखंडन हो जाता है। पुनः लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाती है और फिर वह जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन को समझने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करना है। यहाँ पर एक्टिविटी 10.1, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आप अपने नाक को जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कुछ समय के लिए दबा कर रखिए। तो ऐसा करने से आप क्या करेंगे, आपके जो नाक से जो हवा जा रही है फेफड़ों में वो रुक जाएगी। तो ऐसा आप कितने समय तक कर सकते हैं या यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं। इसको करने के लिए आप किसी बड़े लोगों की उपस्थिति में ही करिए, अकेले मत करिएगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है सांस लेकर के आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सांस लेना जो है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो श्वसन या सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या फिर उसको ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध जो वायु होती है उसको शरीर से बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। उच्च श्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन जिसे हम कहते हैं, उच्छ्वसन कहलाता है। तो दो चीज़ों को आपने समझा, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। दोस्तों अंतःश्वसन होता है कि अंदर लेना ऑक्सीजन को, और उच्छ्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो वायु होती है उनको बाहर निकालना। तो दो चीज़ों का उपयोग होता है, या दो चीज़ें होती हैं हमारे सांस लेने के प्रक्रम में। तो यह एक सतत प्रक्रम है जो कि हर एक जीव में हर समय होता है और जीवन पर्यंत होता है, जब तक वो जीवित है तब तक। कोई एक व्यक्ति 1 मिनट पे जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही साथ साथ होते रहते हैं। और एक श्वास अर्थात सांस का अर्थ होता है एक बार अंतःश्वसन और उच्छ्वसन करना। और एक चीज़ कि ये दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, जैसे ही आपने अंतःश्वसन किया वैसे उच्छ्वसन भी हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल में उसके बारे में, कि जैसे आप क्या करिए, आपने क्या किया इसको एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि हम जब श्वसन कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम श्वसन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता करना है तो आप क्या करिए, तो आप इसको ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ जाइए और अपने सांस को लीजिए और बाहर निकालिए। फिर आप पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार की उच्छ्वसन करते हैं। तो इस तरह से आप तेज चलने और दौड़ने के बाद आप अपनी श्वसन दर को नोट कीजिए, और फिर उसके बाद आप श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के बाद नोट कीजिए। तो कई सारी स्थितियां हैं, एक बार आप तेज चलकर नोट कीजिए, फिर दौड़ते हुए नोट कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसीलिए आपको देखा होगा आपने, जब आप ज़्यादा व्यायाम कर लिए या फिर ज़्यादा काम कर लिए, शारीरिक श्रम आपने ज़्यादा कर लिया, तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, आपको तेज़ी से भूख लगने लगती है। अगर अभी आप क्या करिए, 1 घंटे तक आप दौड़ लगाइए तो आपको लगेगा कि कुछ देर के बाद आपको बहुत तेज़ से भूख लग जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि दौड़ने से जो है होता है, क्या होता है, वेट लॉस होता है, यानी कि जो मोटापा है वो कम हो सकता है। तो कोई भी एक वयस्क व्यक्ति है, वो विश्राम की अवस्था में वो जब मान लीजिए सोया हुआ है तो वह 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। और अगर वही व्यक्ति व्यायाम कर रहा है तो वह 25 बार प्रति मिनट, यानी कि 25 बार सांस लेता और छोड़ता है। दोस्तों व्यायाम करने पर क्या होता है कि यहाँ पर हम केवल सांस को लेते ही नहीं बल्कि उतनी तेज़ी से निकालते भी हैं, यानी कि यहाँ पर हमको क्या होता है, गहरी सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑक्सीजन को या लेते हैं, मतलब वायु को बहुत तेज़ी से अंदर लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर श्वसन दर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है, केवल 25 बार प्रति मिनट ही होता है। तो इस तरह से आप श्वसन दर में परिवर्तन को देख सकते हैं और कई सारी स्थितियों में भी आप समझ सकते हैं। आप 10 मिनट तक तेज चलते हुए कितना सांस श्वसन दर हो रहा है, इसके बाद आप दौड़ते हुए नोट करिए आपका श्वसन दर कितना हो रहा है, विश्राम की अवस्था में नोट करिए श्वसन दर कितना हो रहा है। तो हर समय आपको क्या मिलेगा, अलग अलग पोजीशन मिलेगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया 10.3 में कि आप यहाँ पर नोट करके बताइए कि हम जो सांस ले रहे हैं वह कब तेज हो रहा है और कब धीमे हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्राम की अवस्था में है कोई बालक, तो वह उस समय जो उसकी स्थिति है वो श्वसन की बहुत ही कम होगी, लगभग 15 से 18 बार। लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, बच्ची खेल रही है, तो इसका जो है खेलते कूदते समय श्वसन दर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक नॉर्मली व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में 72 बार, लगभग 72 बार जो है वो श्वसन करता है। तो हम श्वास कैसे लेते हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। सामान्यतः हम अपने नाथुनों यानी कि नासाद्वार से वायु को अंदर लेते हैं, और जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे
जो नाक होती है, नासा जो होती है, नासा द्वार, उनसे क्या होती है, वायु अंदर चली जाती है और नासा गुहा से वायु फिर श्वसन नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में यानी फुफ्फुस में चली जाती है। फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो कुछ इस टाइप की आकृति के होते हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं पिंजड़े के जैसे, यहाँ पर पिंजड़े जैसी आकृति होती है हमारी पसलियाँ, और इन पसलियों के अंदर ही हमारा फेफड़ा जो आप देख रहे हैं बैगनी कलर का लगभग, ये सुरक्षित रहता है। फेफड़ों के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वियोली होती है, वायवीय कोष्ठ होते हैं दोस्तों, यही फूलते और पचकते हैं, यानी जब ऑक्सीजन जब लेते हैं तो फूल जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो पचक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर वक्ष गुहा, यानी कि वक्ष गुहा में ही आप देखेंगे पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ क्या होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं ये आधार प्रदान करती हैं दोस्तों यहाँ पर, और इसके नीचे आप डायाफ्राम देख रहे हैं। डायाफ्राम जो है यह भी घटता बढ़ता रहता है। तो ये एक मानव का एक श्वसन तंत्र बना है। एक मनुष्य में जो श्वसन तंत्र होता है वो फेफड़ों से बनता है, एक जोड़ी फेफड़ों से बनता है। यानी कि अंतः श्वसन क्या होता है, इसमें आप फेफड़ों से समझते हैं कि अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, और यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो उसके अंदर वायु ज़्यादा भर जाएगी और वायु फेफड़ों में भर जाती है, और इस प्रक्रिया को हम अंतः श्वसन कहते हैं। अब उच्च श्वसन में क्या होता है कि उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर हो जाती हैं, और जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है, और आकृति जो होती है, जो भी वक्ष गुहा का आयतन है वो कम हो जाता है, और जैसे ही आयतन कम होगा तो वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, श्वसन होता है। अपने शरीर में हम इन्हीं गतियों को अनुभव कर सकते हैं। आप गहरी सांस लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप से गति कर रहे हैं, मतलब श्वसन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे आपने सांस लिया तो यहाँ पर क्या होता है, वायु आपने ग्रहण किया तो ये फेफड़े ऊपर चले जाते हैं और डायाफ्राम नीचे चला जाता है। अब बीच में बहुत सारा खाली स्थान आ गया तो यहाँ से वायु इन खाली स्थानों में भर जाता है, और जैसे ही उच्च श्वसन होता है यानी कि वायु को अब बाहर निकालना है तो यहाँ जो डायाफ्राम है ना वो ऐसे ऊपर उठ जाता है, और जो ये हमारी जो पसलियाँ हैं वो भी क्या होती है, नीचे चली जाती हैं। अब यहाँ का आकार जो है वो छोटा हो गया और फिर वायु जो है यहीं से पचक कर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर श्वसन का प्रक्रम होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो नाक होती है उनसे क्या होती है कि वायु जो है अंदर जाती है, तो कभी कभी धूल या फिर मिट्टी के कण भी होते हैं जो कि हमारे अंतः श्वसन करते समय हमारे नासा गुहा में जो रोम होते हैं छोटे छोटे उनमें फंस जाते हैं। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, और फिर हमारे जो अंदर की जो परतें होती, कोमल परतें, वहाँ पर जाने के बाद हमें छींक आती है तो हम उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपने सांस को बाहर निकालते हैं, मतलब जो गंदगी चीज़ें जो अंदर आ गई बाहर निकल जाती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छींकते समय आपको अपने नाक को हमेशा ढक लेना चाहिए, जिससे जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके जो अंतः श्वसन के समय जब वो अंतः श्वसन कर रहा है तो वो आपके द्वारा छींका गया जो भी वायु का कण है उसको अवशोषित ना कर ले, अन्यथा वह भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। और आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है यह समझना, क्योंकि कोरोना वायरस हर जगह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पसलियों के आकृतियों के बारे में फिर से बता दिया गया है कि वायु अंदर लेने के बाद यहाँ पर पसलियों की आकृति क्या हो गई, डायाफ्राम नीचे चला जा रहा है और फिर आकृति बढ़ जा रही है, और जैसे डायाफ्राम ऊपर जा रहा है यहाँ पर उसकी आकृति क्या हो रही है, कम हो जा रही, जगह स्पेस कम हो रहा है और वायु को बाहर ढकेल दिया जा रहा है। तो इस टाइप से यहाँ बताया गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 10.4। 10.4 में भी हमसे क्या बताया गया कि इन्हीं फेफड़ों को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब नापने के लिए कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको डायफ्राम का साइज बढ़ जा रहा है, तो आपका जो ये साइज़ है वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कितना बढ़ रहा है, और सांस छोड़ते समय कितना बढ़ रहा है, लेते समय कितना बढ़ रहा है। कई सारे बच्चों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं। फिर हम एक्टिविटी 10.5 को समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं।
यहाँ पर आपको बोला गया कि एक बॉटल लीजिए और उसकी तली को कट कीजिए। कट क्या करिए आप, 2 पाइप लीजिए वाई शेप का, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया गया इस पाइप को। फिर उसको बॉटल की ढक्कन से अंदर डालिए। फिर उस दोनों पाइप के वाई शेप्स में क्या करिए, बैलून जो गुब्बारे होते हैं उनको डाल दीजिए, बिना फुलाए ही ऐसे ही डाल दीजिए। और फिर जो आपने बॉटल का ढक्कन है ऊपर का बंद कर दीजिए। अब जो तली आपने बंद की है नीचे वाली, उस पर आप नीचे रबर बैंड लगा दीजिए या फिर कोई एक शीट लगा दीजिए रबड़ की, जिससे क्या हो सके आप उसको खींच सके और अंदर बाहर कर सके। जैसे ही आपने खींचा, यहाँ से वायु अंदर गई और इन गुब्बारों में भर गई और गुब्बारे में क्या हो गया, वायु अंदर जाकर फूल गया। और जैसे ही आपने रबर बैंड को, रबड़ की शीट को ऊपर की ओर किया तो वायु बाहर निकल गई। और वायु को जैसे ही बाहर निकाला गया, जो रबर बैंड, जो हमारा गुब्बारा था उसकी आकृति क्या हो गई, पचक गई। तो यही हमारे प्रोसेस होते हैं हमारे फेफड़ों में भी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे फेफड़ों के प्रोसेस के बारे में। अब हम समझते हैं कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, क्या हम सभी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो एक चीज़ तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम जब केवल ऑक्सीजन लेते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, क्योंकि वायु में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी गैसों का मिश्रण है। तो और धूल मिट्टी के कण वगैरह, जलवाष्प वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेते, बल्कि लेते समय तो हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, पर हमारे फेफड़ों में जो क्रिया होती है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण किया जाता है, बाकी सभी चीज़ें हमारे फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो एक्टिविटी 10.6 में हमसे यही बताया गया है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि आप एक चूने का पानी लीजिए और ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रॉ लीजिए और परख नली पर रख करके उसको फूंक मारिए। तो आप देखेंगे कि चूने का पानी हो कैसे प्रभावित होता है, वहाँ पर बुलबुले सा होने लगेगा। तो ऐसा ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें। तो जब हम जिस वायु का अंतःश्वसन या उच्छ्वसन करते हैं, वह गैसों का मिश्रण होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में। तो क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं यानी उच्छ्वसित करते हैं, अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि आप दर्पण के सामने कभी आप जाइए, अभी आप करके समझ सकते हैं। तो आप जैसे ही उसके सामने उच्छ्वसन करते हैं, यानी कि आप भाप निकालते हैं बाहर अपने मुंह से, तो दर्पण तुरंत धुंधला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जल की नमी हो गई है, यहाँ नमी के कारण हुआ है। यानी कि हमारे अंदर से क्या हो निकल रहे हैं, जल के कण भी बाहर निकल रहे हैं, जो कि वाष्प बन के निकल रहे हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी बताया गया दोस्तों कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन 21% रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% रहता है। लेकिन जैसे हम उच्छ्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हमारे शरीर से बहुत ही कम निकलती है, 16.4%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ गई, जबकि ग्रहण तो हमने बहुत ही कम किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो, जब उसने ग्लूकोज को ब्रेक किया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो हमने ग्रहण किया है, वो दोनों मिल करके जो मात्रा होती है वो बढ़ा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर हम अपने उच्छ्वसन में उसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो गाय, बकरी, भैंस और शेर, हाथी और छिपकली वगैरह होती है, अभी पशु पक्षी जो होते हैं, इन सभी में जो है मनुष्यों के जैसे ही फेफड़े होते हैं और ये उन्हीं के जैसे ही लगभग श्वसन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो छोटे मोटे जीव हैं, जैसे कॉकरोच, तिलचट्टा, मछली, चींटी, ये केंचुए वगैरह जो होते हैं, मच्छर वगैरह, इन सब में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों से नहीं होता है, बल्कि उनमें क्या होता है, एक अलग प्रक्रिया होती है, सब में अलग अलग होती है। तो कॉकरोच के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं और यही छेद जो होते हैं श्वास रंध्र कहलाते हैं, और इन्हीं छेदों से जो गैस होती है वो आसानी से अंदर और बाहर होती हैं, और इनका जो होता है पूरे शरीर में जाल सा बिछा रहता है वायु नलियों का, और इन नलियों को हम कहते हैं श्वास प्रणाली या वातक। दोस्तों ये जो श्वास प्रणाली होता है ना, यही जो है पूरे शरीर में फैला होता है और कीटों में पाया जाता है, और श्वास प्रणाली ही जो है उसी के द्वारा जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस वाले कीट में श्वास प्रणाली की वजह से ही क्या है, पाइप दिख रहे हैं आप, छोटे छोटे पाइप्स ना, उन्हीं से क्या निकल रहा है, चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं और जा रही हैं, वायु जो है अंदर और बाहर हो रहे हैं।
इसी टाइप से केंचुए जो होते हैं दोस्तों, केंचुए की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो बहुत ही श्लेष्म होती है, मतलब कि बहुत ही चिकनी सी होती है, आपने देखा होगा, जिसकी वजह से उनमें गैसों का आवागमन बहुत ही आसानी से होता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, मेढक जो होता है उनके शरीर में मनुष्यों के जैसे फेफड़े भी होते हैं और साथ ही वो अपने त्वचा से भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो मेढक में तो फ़ायदा हो गया, उनके पास दो चीज़ें हैं श्वसन करने के लिए। यही फ़ायदे, इसी को वो फ़ायदा कैसे उठाता है कि वह जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, यानी कि वो ऐसा जीव है जो पानी में भी जीवित रह सकता है और थल में भी जीवित रह सकता है मेढक, क्योंकि उसके पास फेफड़े भी हैं और साथ ही उसकी त्वचा भी है जो कि श्वसन करते हैं। और यह त्वचा जो है पानी में श्वसन करने के लिए बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए। अब हम पढ़ेंगे जल में कैसे श्वसन होता है। जैसे कि आप मछलियों के बारे में पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में भी, कि उनके जो शरीर होते हैं उनमें गलफड़े यानी कि क्लोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम गिल कहते हैं। तो गिल क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि क्लोम जो है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करती हैं। आपको पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, O का मतलब ऑक्सीजन, और यही जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो मछलियाँ करती हैं, या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं वो श्वसन के लिए करते हैं। और फिर उसके बाद यही जो मछलियाँ होती हैं, इनका जो क्लोम है वो त्वचा से बाहर की ओर निकला हो, देखा होगा मछली को, तो उसकी अभी आप देखेंगे भी डायग्राम में कि उनका त्वचा से बाहर निकला रहता है। और फिर ये क्या करती हैं, इनमें क्या होती है, क्लोम में रक्त वाहिनियाँ होती है और इन रक्त वाहिनियों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, जो कि गैसों के विनिमय में सहायता करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोम, मछलियों में कैसे क्लोम होते हैं दोस्तों। क्लोम से ही क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान वायु में मतलब जल में आसानी से हो जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पौधों के बारे में, क्योंकि पौधा भी क्या है, एक जीव है, जो भी मतलब है तो एक सजीव ही, पौधा जीव नहीं लेकिन एक सजीव है, उसमें भी श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं, जैसे कि क्लास 6 में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, और इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। और पादपों में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ केवल इनमें कोई नासा छिद्र या फिर फेफड़े नहीं होते, बल्कि प्लांट्स में क्या होता है, पादपों में हर एक पार्ट, उनका हर एक अंग जो है वह श्वसन करता है। जड़ों में अलग होता है, तनों में अलग होता है, पत्तियों में अलग होता है, तो इस टाइप से सब में अलग अलग होता है। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है दोस्तों कि पादप की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। तो इन्हीं की वजह जो पादप हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसी प्रकार से पादप जो है वो मिट्टियों में कैसे श्वसन करते हैं, क्योंकि मूल जो है पादपों के, मूल मतलब जड़ जो है वह मृदा के कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं से श्वसन को करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से कि वायु में जो मिट्टियों में जो हमारे मृदा है उनका उपयोग जो है वो पौधों के मूल कणों में किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पौधों में भी श्वसन अलग अलग अंगों में होता है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया हमें कि सभी जीवों की अपनी मतलब जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिनके लिए वो श्वसन करते हैं। तो श्वसन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा कि श्वसन सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है, और इस प्रक्रम में ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। ग्लूकोज का खंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और यदि भोजन यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। इसके अलावा यदि यह जो खंडन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उन्हें हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पर्याप्त क्या होती, कमी हो जाती है, मतलब आपूर्ति जो होती है वो अपर्याप्त हो जाती है।
तो हम वहाँ पर कौन सा श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी हमारी पेशियाँ अवायवीय श्वसन करती हैं। सांस लेना श्वसन का एक चरण होता है जिसमें ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो होती हैं, गैसों का भी विनिमय किया जाता है। तो गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं और अंतर श्वसन या फिर निःश्वसन के समय फेफड़े जो है वो बड़े हो जाते हैं और उच्च श्वसन के समय फेफड़े जो है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो शारीरिक सक्रियता के बढ़ते समय श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जो भी जानवर होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन सब में श्वसन अंग जो है वो मानव के जैसे ही होते हैं। केंचुए में श्वसन गैसों का जो विनिमय है वो उनकी त्वचा के द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन जो है वो उनके क्लोम के द्वारा होता है। कीटों में श्वसन जो है वो श्वास प्रणाल के द्वारा होता है। पौधों में जो श्वसन होता है वो मूल मतलब उनकी मिट्टियों में भी होता है और साथ ही उनके पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं उनमें होता है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन जो है वो जीवों की तरह ही होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं दोस्तों, जिसे आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो श्वसन के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।